नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। भारत पर इस वक्त डबल मुसीबत का अटैक हुआ है। एक तो कोरोना और ऊपर से बाढ़ और बारिश। सैलाब से आधे हिंदुस्तान में तबाही मची हुई है, लोग परेशान हैं। बाढ़ की वजह से हजारों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यूपी, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह अब बाढ़ आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना काल में इसे पानी का प्रचंड प्रहार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक तरफ कोरोना के किलर वायरस का खतरा है तो दूसरी ओर बाढ़ से बर्बादी का खौफ। कोरोना के संक्रमण काल में बाढ़ कुदरत की दोहरी मार बनकर इंसानों को बेहाल कर चुकी है। कोरोना से बचने के लिए घर में रहना जरूरी है, लेकिन लोगों के घर आंगन में घुसा बाढ़ का पानी उन्हें घर से बाहर करने पर आमादा है। बाढ़ घर में रहने नहीं देती और घर के बाहर निकले तो कोरोना का वायरस अपने जानलेवा जबड़े में जकड़ने के लिए घात लगाए बैठा है। इंसान के सामने चुनौती इस बात की है कि आखिर बचें तो किससे बचें। अभी तो जुलाई का ही महीना है और सैलाब का ऐसा सितम है कि जमीन का जर्रा जर्रा जलमग्न है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। इस बार की बाढ़ इसलिए भी और खतरनाक है कि सूबे की सरकारें बाढ़ से बचाव की पूरी तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस लोगों को कोरोना से बचाने में लगा है। असम, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। लोग बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने भी आफत मचा रखी है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, उनके मुताबिक स्विमिंग पूल में नहाने की मनाही है। कोरोना काल में देश भर में स्विमिंग पूल बंद है, लेकिन बाढ़ ने गांव से लेकर शहर तक को स्विमिंग पूल बना रखा है। घर में ही रुके तो बाढ़ मार डालेगी, बाहर निकले तो कोरोना का खतरा है। बाढ़ से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वोत्तर का राज्य असम है। असम के 2633 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गए। असम के 8 जिलों में 70 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में अब तक कोरोना से 58 लोगों की जान गई है। वहीं बाढ़ की वजह से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी से आई इस तस्वीर को देखिए। पूरा इलाका पानी में डूबा है। भारी बारिश के बाद से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है और खतरे के निशान के करीब बह रही है। यहां भी जिंदगी पूरी तरह सैलाब से घिरी है। असम का तिनसुकिया, गुवाहाटी, नगांव और चिरांग में बाढ़ के पानी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। यहां के सारे इलाके पानी से पूरी तरह डूबे पड़े हैं। लोगों के मकान पानी में डूब गए हैं। डैम से छोड़े गए पानी ने मुसीबत और बढ़ा दी है। इन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। मॉनसून आते ही बिहार की नदियों ने एक बार फिर अपनी सीमाएं तोड़ दी। नेपाल में भारी बारिश के कारण बॉर्डर से सटा दरभंगा में बागमती और कमला बलान नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। मजबूरी में इस प्रेग्नेंट महिला को कुछ लोग ट्यूब पर बिठाकर सैलाब पार करवा रहे हैं। लोगों ने इस ट्यूब के साथ बांस की बल्ली बांध दी है और इसके सहारे ही आगे बढ़ते नजर आए।
पर हमको बैठा के लौला बउआ, बहुत मुसीबत से लौला। बहुत पानी लगा हुआ। डॉक्टर यहाँ इलाज पानी है एकदम, हमारे आंगने तक में पानी पहुंचा बउआ। सोचिए, अगर ऐसे मुश्किल वक्त में इन इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल गया तो मुसीबत कितनी बढ़ जाएगी। सीतामढ़ी से आई हैरान करने वाली इस तस्वीर को देखिए। बागमती नदी का उफान इतना तेज है कि न मकान बचा न दुकान, और तो और सड़कों पर भी सैलाब का पानी बह रहा है। गलियों में इतना पानी है जैसे समंदर बह रहा हो। मंदिर से लेकर घर और स्कूल तक पानी भरा है। बिहार में अब तक कोरोना से 217 लोगों की जान गई। बारिश में बिजली गिरने से 160 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ जलमग्न है। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते एक आंगनवाड़ी सेंटर पानी में समा गया। गंगा नदी की धारा में मिट्टी का कटान तेज हुआ और उसका असर यह हुआ कि सबौर प्रखंड के नया टोला रामनगर में एक आंगनवाड़ी केंद्र पानी में विलीन हो गया। मैदानी ही नहीं, पहाड़ी इलाके भी बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी की यह तस्वीर है। रास्ते टूट चुके हैं। जिंदगी को दांव पर रखकर लोग नदी पार कर रहे हैं। यहां भी सवाल वही है, घरों से बेघर हुए लोग अगर कोरोना वायरस की चपेट में आ गए तो सोचिए हालात कितने जानलेवा हो जाएंगे। आखिर जो नदियां अपने आसपास के इलाकों में खुशहाली लाती हैं, वही मॉनसून के मौसम में बर्बादी की वजह कैसे बन जाती हैं। बाढ़ की वजह से अरबों रुपए की तबाही की वजह देश की 10 नदियां हैं जो हर साल मॉनसून के मौसम में बाढ़ ले आती हैं। पहली है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर झील के पास चेमायोंगद्रुंग ग्लेशियर से निकलकर 2906 किलोमीटर का सफर तय करती है। चीन में 1625 किलोमीटर की दूरी तय करके नामचा बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए भारत में 918 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस साल भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी का उफनता पानी बाढ़ बनकर कहर बरपा रहा है, तो बिहार में कोसी, गंडक और बागमती नदियों ने मैदानी इलाकों को दरिया में तब्दील कर दिया है। बिहार के 38 जिलों में से 28 बाढ़ के खतरे वाले माने जाते हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां पूरे साल लोग जो कुछ जमा करते हैं, बाढ़ उसे बहा ले जाती है। इसमें कोसी नदी का रोल सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल में बहती हुई बिहार में भीमनगर के रास्ते से दाखिल होती है और बिहार में आगे बढ़ते हुए राजमहल के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी हर साल बिहार में भीषण बाढ़ ले आती है। नेपाल से भारत में दाखिल होने वाली नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी भी मॉनसून के दिनों में पानी के साथ साथ बर्बादी लाती है। गंडक नदी नेपाल में काली और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है, जो नेपाल की उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। गंडक नदी 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से गुजरकर पटना के सामने गंगा नदी में मिल जाती है। इनके पानी में उफान से बिहार के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिलों के तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बागमती नदी नेपाल में करीब 195 किलोमीटर का सफर तय कर बिहार में एंट्री लेती है। इसकी वजह से उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिहार के बाहर भी ऐसी तमाम नदियां हैं जो बाढ़ की वजह बनती हैं। इनमें गोमती उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है,
पीलीभीत जिले के माधो टांडा इलाके से निकलकर करीब 900 किलोमीटर के बहाव के बाद ये नदी वाराणसी के नजदीक गंगा में मिल जाती है। गोमती के चलते लखनऊ से सटे यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात होते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी चलकर अरब सागर में जा मिलती है। नर्मदा का उफनता पानी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में हर साल तबाही का कारण बनता है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है जो करीब 290 किलोमीटर का सफर झारखंड में तय करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में दाखिल होकर 240 किलोमीटर का सफर तय करती है और हुगली में मिल जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंदरी शहर के करीब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ लाने में यह नदी पीछे नहीं है। तो दक्षिणी भारत में कावेरी नदी जो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, कावेरी नदी में उफान आने पर कोडगु, मैसूर, मांड्या जैसे दक्षिणी भारत के जिलों में बाढ़ आती है। मॉनसून में ये नदियां बाढ़ के साथ साथ लोगों के लिए मुसीबत भी अपने साथ लाती हैं। उत्तर भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी का पानी अभी तो स्थिर है, लेकिन कई जगह बढ़ता जलस्तर चिंता बढ़ा रहा है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। वैसे तो गंगा नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही, लेकिन लगातार बारिश से गंगा भी विकराल रूप ले सकती है। इसीलिए उत्तराखंड से लेकर यूपी और बिहार में अलर्ट है। कोरोना काल में लोग डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए वो जिन घरों में हैं, अगर बाढ़ आ गई तो वो घर भी उन्हें कोरोना से नहीं बचा पाएगा। असम में बर्बादी की ये बाढ़ चीन से आई है। वही चीन जिसने एक तरफ कोरोना फैलाकर दुनिया को संकट में डाला, तो वहीं दूसरी तरफ एलएसी पर भारत की जमीन पर अपनी गिद्ध नजर गड़ाए हुए है। अब इस चीन का ग्लोबल आइसोलेशन स्टार्ट हो चुका है। भारत के एक मिलिट्री एक्शन ने भी चीन को कंफ्यूज कर दिया है। भारत ने एलएसी पर चीन की निगरानी के लिए 2 ऐसे विमान तैनात किए हैं जिसे देखकर चीन परेशान है, क्योंकि उसे भारत से ऐसे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। दिल्ली के एयर हेडक्वार्टर्स यानी वायु भवन में इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने 2 बहुत अहम बातें कही। पहला, उन्होंने बालाकोट का जिक्र किया और कहा कि वायुसेना ने लद्दाख में अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से तैनात किए हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि लद्दाख में वायुसेना के रैपिड डिप्लॉयमेंट से दुश्मन को बहुत सख्त संदेश गया है। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि वायुसेना शॉर्ट टर्म युद्ध के लिए भी तैयार है और सामरिक खतरों से भी निपटने का पूरा प्लान है। यानी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप चीन से धोखे की आशंका को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसकी वजह है 2 ऐसे हथियारों की तैनाती जो चीन के लिए एक सरप्राइज पैक की तरह है, जो अभी बंद है और तभी खुलेगा जब हवाई जंग की नौबत आएगी। इस वक्त लद्दाख और एलएसी के आसपास निगरानी के लिए 2 और बड़े ही खास हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है नेवी का MiG-29K और दूसरा है नौसेना का ही टोही विमान P-8I। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नौसेना के विमानों का लद्दाख के ऊंचे पहाड़ वाले इलाके में क्या काम? यह बहुत जायज सवाल है और इसका जवाब भी है जो आपको तफसील से बताएंगे।
मगर पहले आपको चीन को कंफ्यूज करने वाली स्ट्रेटजी जरा बता दें। इसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, यानी कुछ हट के करना, जिसकी उम्मीद चीन ने की ही नहीं। चीन सोचता रह जाएगा और जो स्ट्रेटजी उसने भारत के बाकी विमानों के लिए बनाई होगी वो फेल हो जाएगी। इसे हम चीन के महान युद्ध रणनीतिकार सन त्सू की बातों से समझ सकते हैं, जिन्होंने 2500 साल पहले बताया था कि युद्ध में जीत दुश्मन को चालाकी से धोखा देने और उसे भ्रमित करने से होती है। यानी भारत अब जिनपिंग और उनकी आर्मी को चाइनीज अंदाज में ही काउंटर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि शॉर्ट नोटिस पे किसी भी तरह के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय वायुसेना को तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, इसकी तैयारी पूरी तरह से भारतीय वायुसेना की होनी चाहिए। भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी साफ तौर पे कहा कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और थ्रेट से निपटने की पूरी तैयारी है। चीन के लिए सेना का डिप्लॉयमेंट क्या है? आर्मी की भी और एयरफोर्स की भी। अब इसे समझने का वक्त है। हमने लद्दाख में LAC की ओर जाती सेना की तोपें भी देखी, सेना के ट्रकों का काफिला भी देखा और लद्दाख के आसमान में सुखोई और MiG-29 जैसे विमानों की गड़गड़ाहट को भी महसूस किया। अब तक भारत 3 लड़ाकू विमानों को LAC पर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था और अब चौथा भी आ पहुंचा है। पहला है भारत का टॉप क्लास फाइटर जेट सुखोई 30 MKI, दूसरा है MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन, ये दोनों लेह एयरबेस पर तैनात हैं। तीसरा है मिराज 2000 जो LAC के बाकी सेक्टर्स की निगरानी कर रहा है और अब चौथा जहाज है MiG-29 का नेवल वर्जन, जिसे MiG-29K कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो MiG-29K नेवी ऑपरेट करती है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य से उड़ान भरता है और समुद्री टारगेट पर हमला करने के लिए बना है, वो आखिर लद्दाख में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? MiG-29K एयरफोर्स में ही इस्तेमाल होने वाले MiG-29 का नेवल वर्जन है। भारत ने INS विक्रमादित्य कैरियर को लेकर हुई डील में ऐसे 45 विमान खरीदे। विक्रमादित्य पर 25 MiG-29K तैनात हैं, जबकि बाकी नौसेना के एयरबेस पर रहते हैं और अब इन्हें लद्दाख में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। MiG-29K का थ्रस्ट टू वेट रेशियो गजब का है, यानी इसकी भार क्षमता और इसके इंजन के पावर के समीकरण ऐसे हैं जो इसे दूसरे विमानों के मुकाबले ज्यादा ताकत देते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में MiG-29 को बहुत बेहतरीन डॉग फाइटर माना जाता है और रूस में बने MiG-29 की इस खूबी से तो अमेरिका और नेटो देश भी परेशान रहे हैं और अब चीन के लिए भी यह बड़ा सरप्राइज साबित होगा। MiG-29K का रेडार ज्यादा आधुनिक है। यह आम MiG-29 से 50% ज्यादा ईंधन लेकर उड़ता है। इसकी बॉडी पर ऐसी कोटिंग है जो इसे रेडार पर आम MiG-29 से 4 गुना छोटा दिखाती है। यह मिड एयर फ्यूलिंग भी कर सकता है, यानी आसमान में दूसरे विमान को ईंधन दे सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना पर काबू पाने के लिए झारखंड सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया।